हाय एवरीवन, जीएसटीआर 3B से रिलेटेड जीएसटी कॉमन पोर्टल के ऊपर जीएसटीएन की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रेंज सी एडवाइजरी इशू की गई है। बहुत सारे लोग ओवर द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस चीज को इस तरह से प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जीएसटीएन ने एक बार जीएसटीआर 3B रिवाइज करने का ऑप्शन दे दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि क्या एक्चुअली में जीएसटीआर 3B रिवाइज करने का ऑप्शन दिया गया इस एडवाइजरी के थ्रू, या फिर ये एक और हेडेक है टैक्स पेयर्स के लिए। और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि टैक्स पेयर्स को किस तरह के मेल्स रिसीव हो रहे हैं जिसके थ्रू उन्हें इंटीमेट किया जा रहा है कि आप अपनी जीएसटीआर 3B 15 डेज के अंदर रीफाइल कीजिए। तो इस एडवाइजरी को समझने की शुरुआत हम इस एडवाइजरी के टाइटल से ही करते हैं। तो इस एडवाइजरी का टाइटल बोलता है रीसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर सम टैक्स पेयर्स। तो हम सब चीजों को एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं। तो रीसेट का मीनिंग क्या होता है? रीसेट का अगर मैं आपको मीनिंग समझाना चाहूं तो आप इसे एक अपने मोबाइल फोन को रीसेट से समझिए। आपका मोबाइल फोन जब आप रीसेट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो सब चला जाता है। दूसरा, जो आपके मोबाइल फोन की जो फैक्ट्री से जब एकदम नया मोबाइल फोन निकल के आता है उस वक्त जो सेटिंग्स होती है वो सेटिंग्स उस वक्त आपके मोबाइल फोन के अंदर हो जाती है। तो इसके अंदर भी रीसेट ऑफ जीएसटीआर 3B का मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो आपकी जीएसटीआर 3B आपने फाइल की थी किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की, वो एक तरह से नलीफाई हो जाएगी कि ये नहीं माना जाएगा कि आपका जो जीएसटीआर 3B का डेटा है, आपने कुछ फाइल किया है, वो पूरी की पूरी 3B फाइलिंग की एंट्री डिलीट हो जाएगी। आप अगर पोर्टल पे जाके भी देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि आपने कोई जीएसटीआर 3B उस पर्टिकुलर पीरियड की फाइल की है। दूसरी उसके साथ बात करता है कि रीसेट के बाद ये कराएगा रीफाइलिंग। तो उसके बाद वो आपको मौका देता है रीसेट करने के बाद कि आप उसे रीफाइल कीजिए, कि मतलब एकदम आप उसे शुरू से वो रिटर्न दोबारा से फाइल कीजिए। उसके बाद ये बात करता है 3B की। तो मतलब सिर्फ 3B को रीसेट एंड रीफाइल किया जाएगा, इसके अंदर कहीं भी जीएसटीआर 1 से रिलेटेड बात नहीं है। और उसके बाद ये वर्ड यूज करता है सम टैक्स पेयर्स। तो आपको ये समझना होगा कि ये एडवाइजरी सिर्फ कुछ एक टैक्स पेयर्स को ही कवर करती है। तो कौन है वो लोग, उसे हम इस एडवाइजरी के अंदर समझेंगे, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है। हम हमारी वीडियो के अंदर आगे जाके ये चीज डिस्कस करेंगे कि क्या ये सब चीजें जीएसटीएन कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये एडवाइजरी कह क्या रही है। तो जब आपको ये बात क्लियर हो गई कि इस एडवाइजरी के थ्रू आपकी 3B रीसेट और रीफाइलिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा कि किसी पर्टिकुलर पीरियड की जो एक पुराना टैक्स पीरियड है, वो मान लीजिए 2017-18 का भी टैक्स पीरियड हो सकता है, तो उसकी रीसेट और रीफाइलिंग का ऑप्शन एक्चुअली आया क्यों? तो हुआ ये है कि जब आप अर्लियर टैक्स पीरियड्स की बात करेंगे, मान लीजिए 2017-18 की हम बात करते हैं, तो उस वक्त क्या हुआ करता था कि जो आपने डेटा एक बार सेव कर दिया तो वो डेटा आपका फ्रीज हो जाया करता था। आप उस डेटा को बाद के अंदर चेंज नहीं कर पाते थे। तो जो डेटा आपने एक्चुअली सेव किया अपनी 3B के अंदर और जो आपके एक्चुअल पोर्टल के ऊपर फाइल हुआ, उन दोनों के अंदर मिसमैचेस आ गए। मतलब जो चीज आपने सेव तो अलग चीज की, आपने पोर्टल के ऊपर अलग चीज अपलोड की, और एक्चुअली में जो फाइलिंग हुई वो कुछ और फाइलिंग हो गई। तो ये चीज जाके आज समझ आ रही है जीएसटीएन को कि इस तरह की गलतियां इवन 2017-18 के अंदर भी हुई है। तो इस चीज की वजह से वो सर्टेन टैक्स पेयर्स जिनके केस के अंदर एक चीज हुई है किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल सितंबर 2017 में मान लीजिए किसी के अंदर होगी, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर को उसकी 3B रिवाइज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इस चीज के रिगार्डिंग जो जीएसटी काउंसिल की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है उसके अंदर डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस पर्टिकुलर केस में आपके रिटर्न को रीसेट कर दिया जाएगा और आपको रीफाइलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपके दिमाग के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि हमें पता कैसे लगेगा कि क्या हमारे केस के अंदर ये चीज हुई है। तो इसके लिए ये एडवाइजरी बोलती है कि ऐसे सभी टैक्स पेयर्स को, ऐसे सभी रजिस्टर्ड पर्संस को एक मेल जाएगी उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर, जिसके अंदर उन्हें इस चीज के बारे में कम्युनिकेट किया जाएगा और वो लोग अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके अपनी जो उनकी रिटर्न रीसेट कर दी गई है उसे दोबारा से रीफाइल कर पाएंगे। जो ये रीसेट रिटर्न है उसे रीफाइल करने के लिए कितना टाइम ये एडवाइजरी हमें देती है? तो ये एडवाइजरी हमें 15 दिन का टाइम देती है कि जब से आपको एक कम्युनिकेशन रिसीव हुआ आपकी ईमेल आईडी पे, उससे 15 डेज के अंदर आपको ये रिटर्न दोबारा से रीफाइल करनी है आपके पोर्टल के ऊपर। तो जब आपको एक बार ये एडवाइजरी समझ आ गई है कि एक्चुअली में ये एडवाइजरी है क्या, तो हम ये समझते हैं कि इस एडवाइजरी में एक्चुअली इश्यूज क्या क्या है जिसकी वजह से ये बहुत ही एक स्ट्रेंज एडवाइजरी बन जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीसेट के बारे में। तो रीसेट में क्या किया जीएसटी पोर्टल ने कि आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग थी उसके पूरे के पूरे डेटा को ही डिलीट कर दिया, आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की एंट्री थी उसे ही डिलीट कर दिया। आपको ये चीज समझनी होगी, क्या जीएसटीएन के पास ये पावर है, क्या जीएसटी पोर्टल के पास ये पावर है कि जो रिटर्न आपने विद ड्यू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट
एक्ट के अकॉर्डेंस में, रूल्स के अकॉर्डेंस में जो आपने रिटर्न फाइल की थी, उसे जीएसटी पोर्टल क्या उस एंट्री को, उस रिटर्न फाइलिंग को क्या प्रॉपर्ली डिलीट कर सकता है अपने पोर्टल के ऊपर? जीएसटी पोर्टल का एक्चुअली में पर्पस जो सर्व करने का है वो ये होता है कि जो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन फर्निश करता है वो एक्चुअल में जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पहुंचाने का उसका काम है। तो क्या जो चीज इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट फाइल की गई वो एक सिर्फ एडवाइजरी के थ्रू उस पूरे के पूरे डेटा को डिलीट कर सकता है, उस पूरी की पूरी एंट्री को डिलीट कर सकता है? क्योंकि जब आपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके देखेंगे जिसे ये कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, तो ये पाएंगे कि आपकी वहां पे आज की डेट में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं दिखा रहा उस पर्टिकुलर मंथ की। एक तरह से उस रिटर्न फाइल को ही डिलीट कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये चीज क्वेश्चनेबल है कि क्या जीएसटी पोर्टल ऐसा कर सकता है जिसकी एक टैक्स पेयर के पास ड्यू एक्नॉलेजमेंट है। जब आपको ये रीसेट क्वेश्चनेबल है वो चीज समझ आ गई है, तो हम समझते हैं कि क्या रीफाइलिंग अलाउ कर सकता है जीएसटी पोर्टल। तो अगर आप सेक्शन 39 के सबसेक्शन 11 के अंदर जाएंगे, जो एक न्यूली इंसर्टेड सबसेक्शन है, वो ये बात करता है कि आप किसी भी रिटर्न की ड्यू डेट के आफ्टर 3 इयर्स वो रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए आपको 2017-18 की पीरियड की कोई रिटर्न का ये रीफाइलिंग का कम्युनिकेशन रिसीव होता है अपनी ईमेल आईडी के ऊपर, तो जब आप ये रिटर्न रीफाइल कर रहे होंगे तो क्या वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 39(11) होगा? क्या आप पोर्टल सिर्फ एक एडवाइजरी इशू करके आपको रीफाइलिंग अलाउ कर सकता है जो सेक्शन 39(11) है उसके ओवर एंड अबव जाके? सेक्शन 39(11) ये बात भी मेंशन करता है कि गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन सर्टेन पर्संस को अलाउ कर सकती है कि अब वो अपनी रिटर्न इवन आफ्टर 3 इयर्स भी फाइल कर पाए। तो क्या इस केस के अंदर कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है ऐसे स्पेसिफाइड पर्संस के लिए? इसके साथ साथ सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 39 ये भी बात करता है कि आप 30 नवंबर के बाद अपनी रिटर्न्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई एरर्स ओमिशंस अगर आपको मिल जाते हैं तो आप 30 नवंबर के बाद वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे चेंजेस अलाउ करना, क्या पोर्टल की विशेष के अकॉर्डिंग ये चेंजेस अलाउ करना, क्या ये सेक्शन 39(9) की अकॉर्डेंस के अंदर है? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने उठ के आता है। अगली बात जो डिस्कस की जानी चाहिए वो ये होगी कि आपकी एक्चुअल में रिटर्न फाइल कब मानी जाएगी। अगर आप उस रिटर्न को अब रीफाइल कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न फाइलिंग एक्चुअल में हुई कब? क्योंकि अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग को अब की डेट में माना जाएगा तो आपके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा कि आपने अपनी टैक्स की लायबिलिटी लेट पेमेंट की है, तो क्या आपको इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी उस टैक्स अमाउंट के कोरस्पॉन्डिंग? या फिर अगली चीज ये भी आएगी कि क्या आपको सेक्शन 16(4) के अकॉर्डेंस के अंदर वो आईटीसी अलाउ किया जाएगा जो आपने इस रिटर्न के थ्रू क्लेम किया है? क्योंकि सेक्शन 16(4) इस आईटीसी को एक पीरियड के बाद क्लेम करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। और जहां सेक्शन 16(4) को लेके इतने इश्यूज चल रहे हैं, इतने लिटिगेशन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मैटर पेंडिंग है, वहां पे सिर्फ एक एडवाइजरी के थ्रू क्या पोर्टल अब रिटर्न फाइलिंग अलाउ करके, रीफाइलिंग अलाउ करके क्या वो 16(4) का क्रेडिट अलाउ करवा देगा? तो जब आपको ये सब चीजें समझ आ गई है तो डेफिनेटली एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर ये सब चीजें इन दी फार्देस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ भी अगर सही है तो क्या एक टैक्स पेयर जिससे एक जीएसटी नया एक्ट होने की वजह से कुछ जेन्युइन एरर्स हो गए थे, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी जो अनइंटेंशनल एरर्स थे, क्या उसे एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि वो अपनी पुरानी रिटर्न्स को, पुरानी गलतियों को सही कर पाए? क्योंकि मेनली गलत फाइलिंग्स की वजह से इतनी लिटिगेशन हो रही है, टैक्स पेयर्स को इतनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो किसी आईटीसी से रिलेटेड हो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड हो। एक टैक्स पेयर्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है सिर्फ अपनी रिटर्न्स रिवाइज करवाने के लिए। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठेगा कि जब आप ये चेंजेस जीएसटीआर 3B में कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इसका जीएसटीआर 9 और 9C से मैचिंग के कोरस्पॉन्डिंग इसका क्या इंपैक्ट आएगा? अगर कोई डेविएशन आता है तो ऐसे केसेस में उसका क्या इंपैक्ट होगा? तो अगली चीज ये भी डिस्कस की जानी चाहिए कि किसी टैक्स पेयर का मान लीजिए उसने डेटा अलग सेव किया था और पोर्टल के ऊपर जो फाइलिंग हुई वो अलग डेटा से हुई, तो ऐसे के अंदर उसने कुछ DRC 3 के थ्रू कुछ पेमेंट्स कर दी, तो क्या जब वो अपनी रिटर्न फाइलिंग अब करेगा तो क्या उसे वो DRC 3 का एडजस्टमेंट्स किस तरह से अलाउड किया जाएगा? या फिर अगर कुछ दूसरी तरह से निकलता है, कुछ रिफंड निकल रहा है, तो क्या उसे उस रिफंड भी अलाउ किया जाएगा आफ्टर 2 इयर्स भी? तो ये सब चीजें भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन के अंदर आएगी और उन चीजों को भी डिस्कस किया जाना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूं जो एक टैक्स पेयर को रिसीव हुई है फॉर द पीरियड ऑफ सितंबर 2017 इसी पर्टिकुलर एडवाइजरी से रिलेटेड। तो ये पर्टिकुलर ईमेल 5 अप्रैल को ही रिसीव हो गई, जबकि ये एडवाइजरी 9 अप्रैल को इशू की गई है और वो बोलता है कि 5 अप्रैल से 15 दिन काउंट करने के बाद आप इस रिटर्न को रीफाइल कर दीजिए। तो क्या ये चीज सही है कि आपको जो एडवाइजरी तो आप 9 अप्रैल को इशू कर रहे हैं, एक ईमेल आप
5 अप्रैल को भेज देते हैं, तो क्या वो टैक्स पेयर एक कंफ्यूजन के अंदर नहीं होगा कि ये क्या ईमेल आ गई है उसके पास, और क्या वो टाइम 15 दिन का उसे ईमेल की डेट से दिया जाना, क्या वो टाइम सही है? इसके बाद इस ईमेल के अंदर जीएसटीएन बोलता है कि जो आपकी लायबिलिटी एक्चुअली सेव हुई है आउटपुट लायबिलिटी पोर्टल के ऊपर सेव हुई है, वो और एक्चुअली लायबिलिटी आपने जो पे की है पोर्टल के ऊपर, वो दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल आपको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि किस वजह से आपकी ये रिटर्न को रीसेट कर दिया गया और आपको रीफाइल करने के लिए दोबारा बोला जा रहा है, और वो उसका एक पॉसिबल रीजन भी आपके सामने रख रहा है कि शायद एक टैब का डाटा दूसरे टैब के अंदर चला गया है, इसलिए आपसे ये पूरी एक्सरसाइज करवाई जा रही है। इसके साथ ये ईमेल ये भी बात करती है कि जो लायबिलिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर आपकी पुरानी रिटर्न के थ्रू आ गई थी, उस पूरी लायबिलिटी को ये रिवर्स कर दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप ये रिटर्न एकदम नए सिरे से फाइल कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो लायबिलिटी बन रही है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर आएगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर एक बार जो लायबिलिटी आ गई है, क्या उसे इसी तरह से रिवर्स किया जा सकता है? क्या रिटर्न को रीसेट करके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर जो लायबिलिटी आ चुकी है, क्या उसे दोबारा से रिवर्स कर दिया जाएगा मेयरली एक रिटर्न को रीसेट करके? इसके बाद आपके सामने एक सवाल यह भी आएगा कि आपको जो रिटर्न फाइलिंग के लिए टाइम दिया जा रहा है ये 15 डेज का दिया जा रहा है, तो ये 15 डेज आप कहां से रहे हैं, इसका लीगल बेसिस क्या है? और मान लीजिए कल को आप जाके 15 डेज के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, तो ऐसे केस के अंदर जब पोर्टल से आपकी रिटर्न फाइलिंग की एंट्री डिलीट कर दी गई है, तो क्या आपको एक नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न मान लिया जाएगा? क्या आपको नॉन फाइलर एज अ डिफॉल्टर मान लिया जाएगा रिटर्न फाइलिंग के अंदर, जबकि आपके पास ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट है रिटर्न फाइल करने का? तो आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे क्वेश्चंस इस एडवाइजरी से रिलेटेड है, तो हमें, अगर हमारे पास ऐसी कोई मेल रिसीव होती है या हमें ऐसी कोई मेल रिसीव हुई है, तो हमें करना क्या है? तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप इसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए, आप अपनी जो रिटर्न दोबारा आपकी रीसेट हुई है उसे सही डेटा के साथ रीफाइल कर दीजिए। आपके पास अभी यही एक अवेलेबल ऑप्शन है, और लेकिन आप इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि आप इस एडवाइजरी की, आप इस ईमेल की डेफिनेटली कॉपीज अपने पास सेव रखें, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप उस वक्त अपना स्टैंड आगे प्रेजेंट कर पाएंगे कि ये हमने आउट ऑफ आवर ओन विश नहीं किया था, एक एडवाइजरी आई थी जीएसटी पोर्टल की तरफ से, जिसकी वजह से हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया था जीएसटी पोर्टल के ऊपर उस पर्टिकुलर पीरियड का, तो हमें उसकी वजह से ये सब करना पड़ा। तो आई होप आपको डेफिनेटली इस वीडियो की हेल्प से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि क्या नई एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल की तरफ से आई है, और ऐसे केस के अंदर अगर आपको ऐसा कम्युनिकेशन रिसीव होता है तो आपको क्या करना चाहिए, और इस एडवाइजरी में एक्चुअली क्या क्या इश्यूज है उसके बारे में भी आपको पता लगा होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।